हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरी। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं ये सेल। शायद ये टॉपिक 3.11 होगा या उसमें हम लिख देंगे सेल। खास तौर से बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक सेल का सेल शब्द आया तो हमारे दिमाग में तुरंत आते हैं घड़ी के सेल, है ना, और रेडियो के सेल्स और टॉर्च के सेल। बिल्कुल वही सेलों की बात कर रहे हैं हम। और आप अगर लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ भी सेल आपको मिलते हैं। एक डिब्बा सा होता है, उसमें केमिकल भरा होता है, उसमें रॉड्स डली होती हैं, वायर लगे होते हैं। तो इन सेलों का बिल्कुल उन्हीं बात कर रहे हैं। तो क्या सेल क्या करते हैं? इन सेल में एक प्रकार की एनर्जी भरी हुई होती है, ठीक है ना। इन सेलों में एक प्रकार की एनर्जी भरी होती है। जब इसको हम वायर द्वारा किसी सर्किट में यूज करते हैं तो ये एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में ट्रांसफर करने लगता है। तो सेल क्या है? सेल एक ऐसी डिवाइस है जो एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम बात करें आपके घड़ी के सेल की ही बात करते हैं या आपके रेडियो के सेल की बात करते हैं तो उसमें केमिकल भरा होता है। एक हिसाब से शुष्क ड्राई सेल होते हैं ना वो। हाँ, जैसे आपकी हम बात करें इन्वर्टर बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में केमिकल भरा होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। तो एक केमिकल एनर्जी जब इसको हम यूज करते हैं तो हमारे घरों में फिर से वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। जो बैटरी की डीसी थी वो एसी में जाने लगती है। तो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है। तो बस वही इलेक्ट्रिक सेल आपके टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनको एक बार यूज कर लो, यूज आ जाते हैं। जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो उनको फेंक दिया जाता है। प्राइमरी सेल होते हैं जैसे आपका ड्राई सेल हो गए, टॉर्च वाले सेल हो गए, घड़ी वाले सेल हो गए, ये इरिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, दूसरे प्रकार के होते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में कौन आ जाते हैं? आपके जिनको हम यूज करते हैं, डिस्चार्ज हो गए, फिर से उनको चार्ज करते हैं, फिर यूज करते हैं। जैसे लैक्लांचे सेल, जैसे आपका ये लेड वाला सेल हो गया। लेड वगैरह जो बैटरी होती है इसमें लेड भरा होता है, एलईडी, है ना। तो ये हो जाते हैं बैटरी। जैसे मोबाइल की बैटरी है वो हमारा क्या सेकेंडरी सेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो डिस्चार्ज होने के बाद हम फिर से चार्ज करते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्स हो सकते हैं। तो प्राइमरी सेल जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फेंक देते हैं। और सेकेंडरी सेल जिनको हम चार्ज डिस्चार्ज बार बार यूज कर सकते हैं। तो वही ये आपके सेल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो ये क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इसमें जो केमिकल भरा होता है तो केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अच्छा, तो ये चीज़ है। और ये क्या सेल करता क्या है? चलो थोड़ा सा एक हम छोटा सा चित्र बना देते हैं। इस सेल में होता क्या है? इस प्रकार से केमिकल सॉल्यूशन भरा होता है। ये केमिकल सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हिंदी में अगर देखना चाहें ये होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली H2SO4 HCl वगैरह होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें दो रॉड्स पड़ी होती हैं। जिंक वगैरह हो सकता है, कार्बन हो सकता है, जिंक हो सकता है, और इस प्रकार से ये वायर। तो जिस पर पॉजिटिव है उसको एनोड कहते हैं, जिस पर नेगेटिव लिखा होता है उसको कैथोड कहते हैं। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। एनोड कैथोड को ही हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो ये केमिकल सेल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से केमिकल सेल होता है। अगर इससे हम किसी सर्किट को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये रेजिस्टेंस डाल दिया, किसी सर्किट को हमने जोड़ दिया तो क्या होता है? इससे एनर्जी
ये सेल एनर्जी देने लगता है और इस रेजिस्टेंस में वो एनर्जी लॉस होने लगती है, जिसी को आप कहते हैं पावर क्या लग रही है पर सेकेंड एनर्जी इससे रेडिएट होती है। तो ये एक्टिव हो जाता है, वर्क करने लगता है, मतलब ये डिस्चार्ज होने लगता है, अपनी एनर्जी को सर्किट में या एक्सटर्नल सोर्स में दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये वर्क करता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो सेल करता क्या है, यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो बनाए रखता है, मतलब चार्ज का फ्लो पूरे सर्किट में बनाए रखता है। ध्यान रखिएगा, जैसे स्टेडी करंट है, ये स्टेडी करंट का फ्लो पूरे सर्किट में बनाए रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, लेबोरेटरी में जनरली यूज होते हैं। अब एक टॉपिक पर चलते हैं हम, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। ई फॉर इलेक्ट्रिक, एम फॉर मोटिव, एफ फॉर फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक इसका वर्क डन है, एक एनर्जी है, एक इसकी पावर है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक इसकी पावर है, एक इसकी एनर्जी है। करता क्या है, देखो, यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने में जो एनर्जी लॉस होती है, किसको, यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने में जो एनर्जी लॉस करता है, उसी को हम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, डिनोटेड बाई ई। ऐसे लिखो और कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सिंबल होता है, इसका भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये तो एक पोटेंशियल टाइप हो गया, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या यस, ये पोटेंशियल टाइप ही है, पोटेंशियल टाइप ही है, पोटेंशियल डिफरेंस टाइप ही है। तो ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नॉट ए फोर्स, इसमें फोर्स शब्द जरूर आया है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उस जमाने में, उस समय में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट रहा होगा, इसलिए फोर्स शब्द आया है। तो ईएमएफ नॉट ए फोर्स, ईएमएफ एज ए पोटेंशियल। ठीक है, एक विभवांतर है ये। तो क्या करते हैं, एक यूनिट चार्ज को होल सर्किट में फ्लो कराने में जो एनर्जी लॉस होती है, किससे, सेल से, उसी को सेल का हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, ये पता चलता है कि ये कितने वोल्ट का सेल है, कितने वोल्ट का सेल है, मतलब कितनी एनर्जी ये दे सकता है यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में। तो इसका यूनिट जूल पर कूलाम और वोल्ट हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि ये पोटेंशियल, जैसे यहाँ पर हम पोटेंशियल लगा दें, जैसे यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल लगा दिया, तो इस पोटेंशियल को टर्मिनल कहते हैं। क्या, तो टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल मतलब रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टेंस पर अलग अलग पोटेंशियल लगा होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस पर अलग अलग पोटेंशियल लगा होता है, उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो फिर ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में फर्क क्या है, तो समझिएगा। ये हमने एक सेल से, सेल का ये सिंबल है, सेल या बैटरी का ये सिंबल है, इसका ये ईएमएफ है। देखिए, ये रेजिस्टेंस एक R1 है, ये रेजिस्टेंस एक R2 है। तो इस रेजिस्टेंस पर अलग पोटेंशियल होगा क्योंकि सीरीज है, इस रेजिस्टेंस पर अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, लेकिन ये ईएमएफ इसके लिए भी काम करेगा, यही ईएमएफ इसमें भी काम करेगा। कहने का मतलब ये ईएमएफ चार्ज को जो फ्लो कराएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल पूरे सर्किट के लिए है, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल, इसका अलग पोटेंशियल होगा, इसका अलग पोटेंशियल होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल अलग अलग रेजिस्टेंस पर अलग अलग होता है, लेकिन पूरे सर्किट का ईएमएफ एक ही होता है। तो ये डिफरेंस हो गया। तो ईएमएफ पूरे सर्किट का सिंबल है और टर्मिनल पोटेंशियल अलग अलग सर्किटों का, वो अलग अलग टर्मिनल पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये ईएमएफ ऑफ ए सेल हो गया। अब इसमें एक चीज आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो देखें जरा, तो अगला टॉपिक है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, ये एक्सटर्नल सर्किट है,
ये सेल के इलेक्ट्रोड हैं, ये केमिकल घोल है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ये एक्सटर्नल सर्किट है। तो एक्सटर्नल सर्किट में जहाँ एनर्जी लॉस हो रही है, एक्सटर्नल सर्किट में जहाँ एनर्जी इसकी लॉस हो रही है सेल की, वो रेजिस्टेंस है। कौन सा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल सर्किट तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो अंदर होगा वो। तो देखिए ध्यान से, बाय सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट +2 माइनस जाती है। अब ये +2 माइनस करंट जा रही है, ऐसे आई। अब इसमें आए केमिकल, केमिकल में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो जैसे ये करंट यहाँ की हो जाती है, यहाँ पर जमा होती है, ध्यान रखिएगा, ये करंट कहाँ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर करंट अंदर जाती है इसमें, तो जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो क्या करता है? रेजिस्टेंस डालता है, उस करंट का अपोज करता है। जब करंट का जो अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो करंट के अपोज होने को रेजिस्टेंस कहते हैं, चूंकि ये सेल के अंदर है, सेल के अंदर है, इसलिए नाम पड़ गया इंटरनल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम क्या कहेंगे? जब सेल के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की हो जाती है, कहाँ से? नेगेटिव टू पॉजिटिव, अंदर। जब सेल के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की हो जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स उसके मार्ग में जो अपोज करता है, उसे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बनता है और डिनोटेड बाई आर। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखना चाहें तो V = I और R। ये पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप V = I R। कौन सा? स्मॉल, अंदर की बात। और आगे चल के सूत्र मिलेगा स्मॉल r = कैपिटल R E - V, मतलब E - V/V आगे मिलेगा, देखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये, हमने आपको इतना टॉपिक पढ़ा दिया। एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो बहुत ज़्यादा आता है कंपटीशन के हिसाब से और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी। देखिए नेक्स्ट, समझिएगा, बहुत जल्दी आपको समझा दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन E, V एंड R। यहाँ हमने थोड़ा शॉर्ट लिखा है, इसको हम समझा देते हैं। सिंबल से आप समझ गए होंगे किस किस के बीच रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन EMF ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल and internal resistance. So this is the relation between EMF of cell, terminal potential and internal resistance. Now can we show here? This is external system. This is so, ठीक है। यहाँ पर हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर सकते हैं, मतलब ये इसके अंदर है। तो देखिए ये एक्सटर्नल हो गया, तो यहाँ पर हमने एक टर्मिनल पोटेंशियल लगा दिया, और ये इसका EMF हो गया, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो चारों चीज़ें आपको दिखने लगी। ये सेल करंट दे रहा है किसमें? इसमें। तो मान लेते हैं ये करंट आपकी आई होगी। इस प्रकार से ये सिस्टम हो गया। मीटर वगैरह लगा सकते हैं। तो फिगर सोच EMF of cell E, its internal resistance R and its external resistance capital R shown in circuit, दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल क्या करता है? एनर्जी देता है किसको? सर्किट को। वो एनर्जी कहाँ पर लॉस होती है? जहाँ रेजिस्टेंस होता है उससे निकलती है एनर्जी, या जैसे भी वो यूज करता है, रेजिस्टेंस एनर्जी को यूज करता है, मतलब खर्च करता है। तो एनर्जी कहाँ लॉस होने वाली है? यहाँ पर भी, क्योंकि रेजिस्टेंस है। और एनर्जी कहाँ लॉस होने वाली है? यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है। तो एनर्जी हमारी दो जगह लॉस होने वाली, कैपिटल आर पर और स्मॉल आर पर। तो पहले इसकी एनर्जी है कितनी? एनर्जी है कितनी? तो देखिए हम पढ़ चुके हैं EMF ऑफ सेल E = W/Q। मान लेते हैं चार्ज फ्लो रहा, तो इसलिए इसकी टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी कितनी है? E × Q, और Q = IT। Q = IT, इक्वेशन फर्स्ट।
इतनी एनर्जी है किसके पास, इस सेल के पास, इतने टाइम में इतनी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इतनी एनर्जी इसके पास है, ये रेडिएट्स हो सकती है। अब लॉस एनर्जी इन रेजिस्टेंस आर, तो लॉस ऑफ एनर्जी एट रेजिस्टेंस आर, इस आर में कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो हम लोग एक पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो मान लेते हैं W1 है, वैसे एक्सटर्नल है तो आप R भी लिख सकते हो, तो W इक्वल टू कितना, V इंटू क्यू, तो V इक्वल टू कितना I R, Q इक्वल टू कितना I T, तो हो गया I स्क्वायर R T। लीजिए इतनी एनर्जी को ये ले रहा है। इसी प्रकार से लॉस ऑफ एनर्जी एट इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ ये कितनी लेगा, तो मान लेते हैं W2 यहीं से आ जाएगी, तो W2 कितना V डैश इंटू क्यू, क्यू तो सेम रहेगा, सीरीज है। V पोटेंशियल ड्रॉप कितना IR, I कौन सा R, स्मॉल r, इंटू I T, तो हो गया I स्क्वायर R T। तो एनर्जी कितनी थी इसके पास, इतनी, कहाँ कहाँ लॉस हो गई, इतनी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या लगा दोगे, टोटल एनर्जी अलग अलग लॉस एनर्जी कर सकते हो। तो ये कितना था आपके पास, EIT, W1 I स्क्वायर कैपिटल RT, ये है I स्क्वायर स्मॉल RT, तो IT यहाँ है, IT यहाँ कॉमन आके कैंसिल, तो यहाँ पर बचा E, यहाँ पर बचा आपका एक I बचा और R बचा, यहाँ पर क्या शेष हो गया, I और R, ठीक है ना, एक साथ से ये, तो IR क्या है, IR ये पोटेंशियल है, एट R ये पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल है, तो VIR रिप्रेजेंट अ टर्मिनल पोटेंशियल एक्सटर्नल सोर्स में, तो VIR रिप्रेजेंट टर्मिनल पोटेंशियल प्लस IR, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर देखना चाहें कि टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, अगर टर्मिनल पोटेंशियल कितना है तो देख लीजिए, यही देख लीजिए, टर्मिनल पोटेंशियल V का मान निकालें, तो V इक्वल टू E माइनस IR, इस साइड चला जाएगा, तो IR, इस प्रकार से ये इसका टर्मिनल पोटेंशियल, तो टर्मिनल पोटेंशियल EMF सॉल्व, I फ्लोइंग करंट, R इंटरनल रेजिस्टेंस, इस प्रकार से इसका इवैल्यूएशन हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप जल्दी से कर लीजिएगा, 2 मिनट में इसको ख़त्म कर दो, इससे जो रिलेटेड चीज़ें बनती हैं। तो देखें, ये फॉर्मूला हमारा जो आंसर आया है, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्पेशल केसेस, पहला व्हेन सेल इज डिस्चार्ज, अगर सेल क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज, सेल डिस्चार्ज मतलब सेल से एनर्जी ली जा रही है, तो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू E माइनस IR, ध्यान रखिएगा। हेयर कौन बड़ा होगा, EMF बड़ा है कि पोटेंशियल, EMF बड़ा होगा, क्यों, इससे कुछ आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब ये बराबर आ पा रहा है, तो यह E ग्रेटर देन V, तो एनर्जी दे रहा है कौन, सेल, ले कौन रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल। सेकेंड, जब सेल क्या हो रहा हो, चार्ज, जब सेल को आप चार्ज कर रहे हो, करंट की अब डायरेक्शन ऐसी नहीं होगी, बल्कि जो सोर्स लगा होगा, यहाँ पर सोर्स लगा होगा, वो इसको क्या कर रहा होगा, चार्ज कर रहा होगा, तो करंट की हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो V इक्वल टू E माइनस IR, माइनस का IR, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही, क्योंकि सेल करंट दे नहीं रहा, बल्कि सेल करंट ले रहा है, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो E प्लस IR। ध्यान रखिएगा, जब सेल चार्ज हो रहा हो, सेल को हम उल्टा एनर्जी दे रहे हैं, किसके द्वारा, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, तो ये, अब इसमें देखिए ये कम रहा होगा, तब तो इतना जोड़ना पड़ा, तब ये बराबर होगा, तो V ग्रेटर देन E, यहाँ जो सोर्स है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, EMF सेल कम है, इस केस में। थर्ड केस देख लीजिए,
कि सेल सोर्स से कोई एनर्जी ना ले रहा हो, मतलब ओपन सर्किट। जब सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स सेल से कोई करंट ले ही नहीं रहा, तो I इक्वल टू कितना हो गया, ओपन सर्किट में I इक्वल टू 0। फॉर्मूला में रखो, I इक्वल टू 0 रख देंगे तो V इक्वल टू कितना, E। देखो I इक्वल टू 0, तो EMF ऑफ सेल और टर्मिनल पोटेंशियल कब इक्वल होते हैं, जब वो ओपन सर्किट में हो या सेल से कोई करंट ना ले रहे हो, तो E और V इक्वल होते हैं। पूछा गया बहुत ज़्यादा। एक पॉइंट और बचा है इसका, अगर सर्किट शॉर्ट हो जाए, इफ सर्किट इज शॉर्ट, कितना सर्किट शॉर्ट हो गया, सर्किट शॉर्ट हो गया तो क्या करंट नहीं रहेगी, सर्किट शॉर्ट में करंट होती कि नहीं, सर्किट शॉर्ट होने का मतलब है पोटेंशियल जीरो, सर्किट शॉर्ट होने का मतलब पोटेंशियल जीरो मींस रेजिस्टेंस जीरो। तो देखो तब क्या होगा, V इक्वल टू कितना था, E माइनस आई आर था, तो V 0, E माइनस आई आर, तो I इक्वल टू E अपॉन आर। एक आर कम हो गया तो ये I कौन सी होगी, मैक्सिमम, E अपॉन आर। ध्यान रखिएगा कि सर्किट में करंट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो जब भी सर्किट शॉर्ट होता है उसका पोटेंशियल जीरो, उस एक्सटर्नल सोर्स का रेजिस्टेंस जीरो, लेकिन उस सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किट में ही करंट मैक्सिमम रहती है क्योंकि उसका पोटेंशियल खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके 4 टॉपिक्स थे, इनको समझ लीजिएगा, इससे रिलेटेड चीज़ें बनती हैं, कोशिश करिएगा समझने के लगाने के लिए। और मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, उतना ही आपको बेस्ट मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच अगेन।